चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किस संवैधानिक संशोधन ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था? 53, 54, 55 या 56? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 55। फ्रेंड्स, फरवरी 20 1987 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बना जब अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली स्टेटहुड ग्रांट किया गया और यह कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया के 24वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इससे पहले यह पूरा रीजन NEFA अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर के रूप में काम करता था और मैनेज होता था। आज़ादी के बाद भी स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी को देखते हुए 20 जनवरी 1972 को इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। ये याद रखिएगा फ्रेंड, 1987 में 20 फरवरी को स्टेटहुड मिला है और 20 जनवरी 1972 में इसको पहले यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो सके। इस पूरे बॉर्डर नेरेटिव की फाउंडेशन 1914 शिमला कन्वेंशन से जुड़ी है, जहां ब्रिटिश और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी। कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन डिफाइन की गई थी, जो आज भी भारत चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट का एक मेन कारण है और सेंटर पॉइंट है। यहीं से निकलने वाली सियांग रिवर, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी का पावर हाउस है, जहां नंबादा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज मौजूद हैं। कल्चर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ का स्टेट एनिमल, जो है मिथुन, गयाल, और स्टेट बर्ड जिसे हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ की ट्राइबल हेरिटेज और फॉरेस्ट इकोनॉमी का सिंबल है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर और यहाँ की मेजर ट्राइब्स है आदि, नीशी, अपतानी और मोनपा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस संवैधानिक संशोधन ने 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिलाया था? अभी उससे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश की बात की थी, अब हम मिजोरम की बात कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है फ्रेंड 53, 54, 55 या 56? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 53। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों यूपी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो यूपीएससी इसी प्रकार के ट्रैप सेट करता है। 53वां क्या होता है? मिजोरम। और 53वां 55वां अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल उसी दिन 20 फरवरी 1987 भारत का एक और नॉर्थ ईस्टर्न चैप्टर कंप्लीट हुआ, जब मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इस स्टेटहुड के पीछे सबसे डिसाइसिव फैक्टर था 1986 का मिजोरम पीस अकॉर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिजोरम नेशनल फ्रंट के बीच हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाए तो मिजोरम को 6th शेड्यूल के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मिलता है। स्ट्रेटेजिकली यह असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ डोमेस्टिक बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा राज्य? मिजोरम राज्य। फ्रेंड्स, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल और यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत हाई मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस संगठन ने निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर 2008 की घोषणा को अपनाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड IMF, ILO, WTO या UNDP? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स,
हर साल 20 फरवरी मतलब आज ही के दिन पूरी दुनिया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व करती है। कौन सा? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था और एस्टैब्लिश किया गया था। इसका पहला ऑफिशियल जो ऑब्जर्वेंस हुआ था फ्रेंड, वह 2009 में हुआ था। लेकिन इसका आइडियोलॉजिकल बेस जो है फ्रेंड्स, वो 1995 का कोपनहेगन वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में रखा गया था। ये पॉइंट्स जो मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ये किसी न किसी प्रकार से आपके एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही ऐसे ही पूछे। ये जो पॉइंट्स है उनमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनल स्टैंड मिलती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो यह डे डिसेंट वर्क एजेंडास, फेयर ग्लोबलाइजेशन और ग्रीन इकोनॉमिक के लिए ट्रांजिशन को प्रमोट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इसका एलिमेंट डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 और 39 से होता है, जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का मैंडेट करते हैं। फ्रेंड्स, आईएलओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो वो है जिनीवा में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। और इंडिया आईएलओ का फाउंडिंग मेंबर है, 1919 में बना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ जॉइंट इन सीटू एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन कर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या डीआरडीओ। फ्रेंड्स, डीआरडीओ तो यहाँ पे हट ही गया। चलिए अगले प्रश्न, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है इंडियन एयरफोर्स। फरवरी 2026 के बीच भारत और थाईलैंड के बीच एक हाई एंड जॉइंट एयर एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स ने साथ मिलकर ऑपरेशंस किए। इंडिया की तरफ से सुकोई 30 MKI मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, मैं फ्रेंड्स यहाँ लिखते जाता हूँ, सुकोई 30 MKI ने भाग लिया। अवाक्स ने भाग लिया, जिसे हम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEWNC एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए थे। वहीं थाई एयरफोर्स की तरफ से उनका ग्रिपेन फाइटर जेट डिप्लॉय किया गया था। इस डिफेंस कॉर्पोरेशन का बेस 25 जनवरी 2012 में रखा गया था, एक MOU के तहत। कब रखा गया था? 25 जनवरी 2012 को। स्ट्रेटेजिकली कहा जाए फ्रेंड्स, तो यह डील इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को की ऑपरेशनल डेप्थ दिखाता है, खास तौर पर मलक्का स्टेट रीजन के पास। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सुखोई 30 MKI जैसा आप सभी को पता होगा, भारत और रशिया के वेरिएंट के हिसाब से है। इसे रशिया ने डेवलप किया है और अब भारत में मेड इन इंडिया के तहत डेवलप किया जा रहा है, HAL द्वारा, मतलब बनाया जा रहा है। डेवलप इसने रशिया ने किया है। ग्रिपन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यह भी एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसे स्वीडन ने बनाया है, जो थाई एयरफोर्स यूज करती है। हमने मलक्का स्टेट की बात की, वो खास इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड का 60% ट्रेड यहीं से निकलता है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी फ्रेंड्स 2014 में लॉन्च हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत की पहली जलमग्न रेल सह सड़क सुरंग की मेजबानी करेगी? आपकी ऑप्शन है फ्रेंड, गंगा, गोदावरी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र। ये उसका मैप है। इसे मैंने आज ही डिस्कस किया था। चाइना में सियांग के नाम से जानते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। मैं ये भी बोलूंगा फ्रेंड्स, चाइना नहीं, तिब्बत में सियांग के नाम से जानते हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी डिवीजन तब आया जब CCEA ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जो प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में काम करती है, ने ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। यह प्रोजेक्ट NH-15 के गोपुर और NH
715 के नुमालीगढ़ से कनेक्ट करता है, जिसका टोटल लेंथ जो होगा फ्रेंड्स वह 33.7 किलोमीटर होगा। और यह पूरे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। ग्रीनफील्ड मतलब शुरुआत से, बेस से बनाना शुरू होगा। इसका हर्ट होगा फ्रेंड्स 15.79 किलोमीटर की एक लॉन्ग लंबी ट्विन ट्यूब TBM टनल बोरिंग मशीन, अंडरग्राउंड अंडर वाटर टनल, जिसमें एक 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस और साथ में एक फ्यूचर रेलवे प्रोविजन भी रखा जाएगा। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 18,000 करोड़ से ऊपर का है, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 11,980 करोड़ और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 716 करोड़ रखा गया है। इस टनल के कंप्लीट होने के से यह डिस्टेंस 240 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 34 किलोमीटर का हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यह इंडिया का पहला अंडर वाटर रेल रोड टनल है और वर्ल्ड का सेकंड ऐसा प्रोजेक्ट है। यह याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह MCQ में पूछा ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, यह टनल आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ डिफेंस मोबिलिटी को मैसिवली स्ट्रेंथन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में 3.6 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या CDS। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। फरवरी 2026 में भारत की डिफेंस प्रिपेयरनेस को एक मैसिव पुश मिला जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की, ने लगभग 3.6 लाख करोड़ के प्रस्ताव पारित किए या प्रपोजल को क्लियरेंस दी। यह अप्रूवल इंडियन डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल विंडो क्लियरेंस में से एक माना जा रहा है। इस पैकेज का सबसे बड़ी हाईलाइट होगी 114 राफेल विमान जेट्स का अप्रूवल, जो MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। इस डील की एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रेंड्स 3.25 लाख करोड़ रखी गई है और लगभग 50% जो इसमें कंटेंट होगा वो भारतीय होगा, जो कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। यह डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की क्रिटिकल नीड से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि IAF या किसी भी फोर्स में स्क्वाड्रंस होते हैं। भारत को अभी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है अपने वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट को सिक्योर रखने के लिए, और भारत के पास अभी जो अवेलेबल स्क्वाड्रंस हैं वो लगभग 30 के करीब करीब हैं, मतलब 12 का अंतर, जो कि बहुत बड़ा गैप माना जाता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में यहाँ AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया है, जो किसी भी डिफेंस डील का पहला फॉर्मल अप्रूवल है इन स्क्वाड्रंस जो कम हो गए हैं इनको भरने के लिए। फ्यूचर वारफेयर के लिए DACA ने एयरबोर्न हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम को भी अप्रूव किया है, जो हाई एल्टीट्यूड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए काफी क्रिटिकल होता है। इसमें नेवी के लिए भी 6 P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सैंक्शन हुए हैं। आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए T-72 टैंक्स, BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और विभव स्कैटर्ड एंटी टैंक माइंस के अपग्रेड्स को भी अप्रूवल मिली है। फ्रेंड्स, DAC के बारे में कहा जाए, जिसे हम कहते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की यह हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। हमने MRFA प्रोग्राम की बात की फ्रेंड्स, तो MRFA प्रोग्राम जो होता है फ्रेंड्स, यह सिंगल इंजन और ट्विन इंजन दोनों ऑप्शन के लिए कंसिडर किया जाता है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि IAF इंडियन एयरफोर्स का सबसे ओल्डेस्ट फाइटर स्क्वाड्रन कौन सा था? वो था टाइगर्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चंद्रयान 4 के लिए इसरो ने कौन सा स्थल चुना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, MM1, MM2, MM3 या MM4। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स MM4।
भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक हिस्टोरिक लीप तब आया जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने मून के मोन्स माउंटेन रीजन, मैं आपको लिख देता हूँ फ्रेंड्स, मोन्स माउंटेन रीजन जो साउथ पोल के करीब स्थित है, को अपनी फर्स्ट लूनार सैंपल रिटर्निंग मिशन के लिए के लैंडिंग साइट के रूप में सिलेक्ट किया है। यह साइट लगभग 5334 मीटर के एलिवेशन पर है, जहां की मीन स्लोप सिर्फ 5 डिग्री तक है, जो सेफ लैंडिंग के लिए क्रिटिकल माना जाता है और आइडियल भी। साइंटिफिक असेसमेंट के हिसाब से 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के एरिया के लिए स्कैनिंग की गई है। फ्रेंड्स, इस मिशन की टेंटेटिव लॉन्च जो है वह 2028 रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जापान के 2026 के स्नैप चुनाव में किस पार्टी ने मेजोरिटी हासिल की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोमियोटो पार्टी, ईशन पार्टी, सेंसियोटो पार्टी या एलडीपी पार्टी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एलडीपी पार्टी, मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। फरवरी 2026 को जापान में एक डिसाइसिव स्नैप इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, जिसमें वहां की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 310 सीट के मार्क को क्रॉस किया। जापान के लोअर हाउस में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 465 मेंबर्स की है, और वहां पे 2/3 मेजोरिटी मिलने का मतलब होता है पूरी मेजोरिटी होना, और यही एलडीपी को मिला है। फ्रेंड्स, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से इफेक्टिव हुआ था। आर्टिकल 9 जापान को पैसिफिस्ट स्टेट बनाता है, मतलब जो अटैक पहले से नहीं करेगा, एक सिंपल और प्रोग्रेसिव कंट्री बनेगा। एलडीपी ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 1955 से पावर में रही है जापान में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट्सएप का मालिक कौन है जिसे हाल ही में फरवरी 2026 में रूस में ब्लॉक कर दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मेटा। फरवरी 2026 में रशिया ने ऑफिशियली व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, जिससे लगभग 100 मिलियन यूजर्स डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। यह डिसीजन रोस्कोमोनडोर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, जिन्होंने रीजन दिया है कि रशियन लॉ का नॉन कंप्लायंस, खास तौर पर डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट के को ना फॉलो करना। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप का कोर फीचर है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जिससे रशियन अथॉरिटीज को डाटा एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। मेटा प्लेटफॉर्म्स, जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, को रशिया ने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल कर रखा है। इसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत टेलीग्राम पर भी फेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। यह पूरा मूव रशिया की सोवरेन इंटरनेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका ऑब्जेक्टिव डिजिटल इकोसिस्टम पर स्टेट कंट्रोल बढ़ाना है। फ्रेंड्स, डाटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि डाटा को डोमेस्टिक सर्वर्स पर स्टोर करना उस कंट्री के। रशिया का सोवरेन इंटरनेट लॉ 2019 में पास हुआ था। टेलीग्राम का जो ओरिजिन है फ्रेंड्स, वह रशिया से ही हुआ है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अथॉरिटीज को कंटेंट एक्सेस करने से रोकता है। इसका एक ग्रेट एग्जांपल है चाइना का ग्रेट फायरवॉल, जो कि किसी ऐप को अलाउ ही नहीं करता अपने यहाँ। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने 2026 में गोवा का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र विकसित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएनईपी, WWF, IUCN या BNHS। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड WWF। फरवरी 2026 में गोवा आर्ट लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी बुक रिलीज की गई, जो गोवा के 48 कॉमनली फाउंड स्पीसीज को हाईलाइट करती है। इसमें बर्ड, मैमल, रेप्टाइल्स, मैंग्रोव्स और मराइन लाइफ तक कवर की गई है, और यह बुकलेट प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। यह इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के गोल के साथ अलाइन करता है। फ्रेंड्स, गोवा का जो स्टेट एनिमल है वह गौर है। फिर अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था
2026 में सोमालिया सऊदी रक्षा समझौते कहाँ हस्ताक्षरित हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दोहा, रियाद, अबू धाबी या काहिरा, कायरो जिसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रियाद। 11 अप्रैल वाशिंगटन डीसी में ASCRS फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सेरेमनी शेड्यूल की गई, जो 2017 में इंस्टीट्यूट की गई थी और डेविड और विक्टोरिया चैंग के एंडोमेंट से फंडेड है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए हमारा प्रश्न देखते हैं आपसे। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, किस आई केयर सिस्टम के डॉक्टर ने चैंग कैडल अवार्ड 2026 जीता है? एम्स, अरविंद, शंकर या लेफी? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। याद रखिए फ्रेंड्स, बीते हुए कल से सीखो, आज में जियो और कल की तैयारी करो। के साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।